तक आपने सुना। वहाँ सीधे हाथ पर कहीं तो एक बहुत बड़ा टापू है। साहब जी, जहाज चलाने वालों के बीच उस जगह को लेकर बहुत ही ज्यादा खौफ है। आपको कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? सब मनगढ़ंत कहानियां। पांड्या, एक अंधविश्वासी इंसान का डर पूरे जहाज पर कलंक बन सकता है। अचानक हुई उस आवाज ने त्यागी को चौंका दिया। कहीं तो उस अंधेरे में किसी ने 3 बार बंदूक चलाई थी और वह अपना संतुलन खो बैठा। अचानक उसके होठों से एक छोटी सी भयानक चीख निकल पड़ी। बची हुई अपनी सारी ताकत लगाकर उसने अपने आप को घसीटकर पानी की लहरों से बाहर निकाल लिया। तभी त्यागी को कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह समुद्र के किनारे से मुड़ता हुआ उनकी तरफ जाने लगा। पहले तो इतनी सारी रोशनी देखकर उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई गांव है, लेकिन जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वो सारी रोशनी एक बहुत ही बड़ी इमारत से आ रही थी। एक ऊंची इमारत। त्यागी यह सोचने लगा, कहीं कहीं यह एक सपना तो नहीं है। लेकिन जब उसने वो बहुत ही ऊंचा लोहे का दरवाजा खोला तो उसे ये यकीन आ गया कि वह एक सपना नहीं था। वो पत्थरों की सीढ़ियां बिल्कुल असली थी। अंदर एक बड़े से दरवाजे पर किसी जानवर के चेहरे की नक्काशी बिल्कुल असली थी। फिर भी ये मानना बहुत ही मुश्किल था कि वो सब एक सच था। उसने दरवाजे पर लटकी हुई जंजीर को ऊपर उठाया। वह इतनी सख्त थी कि चरमरा गई, जैसे कि उसे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। उसने उसे छोड़ दिया और उससे हुई तेज आवाज ने त्यागी को चौंका दिया। उसे लगा जैसे उसने अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उसने एक बार फिर उस भारी जंजीर को उठाया और दोबारा छोड़ दिया। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर से इतनी तेज रोशनी आई जैसे सुनहरे रंग की नदी बह रही हो। त्यागी की पलकें झपकने लगी और उसकी आंखों के सामने अब तक का सबसे बड़ा आदमी खड़ा हुआ था। एक विशाल हट्टा कट्टा प्राणी, और उसकी काली दाढ़ी कमर तक आ रही थी। उस आदमी ने अपने हाथों में एक लंबी बंदूक पकड़ी हुई थी और वह सीधे त्यागी के सीने पर निशाना साधे हुए था। उस उलझी हुई दाढ़ी में से वो 2 आंखें बड़े ध्यान से त्यागी को देख रही थी। खतरे की कोई बात नहीं है, त्यागी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, यह आशा करते हुए कि इससे माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैं कोई लुटेरा या डाकू वगैरह नहीं हूं, मैं बस एक जहाज से गिर गया था। मैं विक्रम त्यागी, इंडिया से हूं। उसकी आंखों में भयानक रूप अब भी बरकरार था। वह लंबा चौड़ा आदमी बंदूक को इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था जैसे कोई मूर्ति हो। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे त्यागी का बोला कुछ भी समझ में आया था या फिर उसने कुछ सुना भी था। वह एक खाकी वर्दी पहना हुआ था। मैं विक्रम त्यागी, इंडिया से।
मैं एक जहाज से गिर गया था और मुझे बहुत भूख लगी है। इसके जवाब में उस आदमी ने केवल एक हाथ से अपनी बंदूक को लोड कर लिया। उसके बाद त्यागी ने देखा कि वह दूसरा हाथ अपने माथे पर ले जाकर एक फौजी की तरह सलाम करने लगा और अपने दोनों पैरों को जोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। संगमरमर के पत्थरों से बनी चौड़ी सीढ़ियों से उतरता हुआ एक दूसरा आदमी बाहर आया। एक दुबला पतला आदमी, लेकिन शरीर एकदम तना हुआ था। वह त्यागी की ओर आगे बढ़ा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे घर विक्रम त्यागी जैसे होनहार शिकारी का आना हुआ। खुद ब खुद त्यागी ने अपना हाथ उस आदमी की ओर बढ़ा दिया। आपको पता है, आपकी हिमालय के जंगलों में तेंदुए का शिकार करने पर जो किताब है वो मैंने पढ़ी थी। और वैसे मैं जनरल वासु। वह आदमी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। त्यागी ने गौर किया कि उसके चेहरे के बारे में कुछ तो अनोखापन था। वह एक लंबा आदमी था जिसके चमकते हुए सफेद बालों को देखकर यह कहा जा सकता था कि उसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच रही होगी। लेकिन उसकी चौड़ी भौहें और एक फौजी की तरह घनी दाढ़ी एकदम काली थी, उस रात के अंधेरे की तरह जिससे त्यागी अभी अभी आया था। उसकी आंखें भी बिल्कुल काली और चमकदार थीं। उसकी उभरी हुई गालों की हड्डियां, एक नुकीली नाक, एक सख्त काला चेहरा, एक ऐसे आदमी का चेहरा जिसे आदेश देने की आदत हो, सेना के एक अधिकारी का चेहरा। उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ मुड़ते हुए जनरल ने एक इशारा किया और उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली, सलाम किया और वहां से चला गया। कांता एक बहुत ही ताकतवर साथी है, लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वो सुन और बोल नहीं सकता। एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन कभी कभार मुझे उससे डर लगता है। उसके जैसे लोगों में थोड़ा जंगलीपन होता है। वो अफ्रीका से है क्या? नहीं नहीं, श्रीलंका से है, और मैं भी। ये कहते हुए जनरल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके लाल लाल होठ, नुकीले दांत साफ साफ दिखाई देने लगे। चलें, हमें यहां बात नहीं करनी चाहिए। बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपको खाना, कपड़े और आराम की जरूरत है। यहां पर आपको सब मिलेगा। ये बहुत ही आरामदायक जगह है। कांता एक बार फिर वहां आ गया और जनरल अपने होठों को हिलाता हुआ उससे कुछ बोलने लगा, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। त्यागी जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप प्लीज कांता के साथ जाइए। जब आप आए तो मैं खाना ही खाने वाला था, लेकिन अब मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू जनरल। और हां, अब मेरे हिसाब से आपको मेरे कपड़े एकदम ठीक आ जाने चाहिए। त्यागी कांता के पीछे पीछे चलते हुए एक बहुत ही बड़े कमरे में पहुंचा, जिसकी छत पर लकड़ी की सुंदर कारीगरी की हुई थी। वहां पर एक बड़ा सा पलंग था, इतना बड़ा कि 6-7 लोगों के सोने के लिए काफी होता, और उसके चारों ओर
पर्दे लगे हुए थे। कांता ने रात के कपड़े निकाल दिए और जब त्यागी ने उन्हें पहना तो उसने गौर किया कि वह कपड़े खास लंदन से बनकर आए थे। उनकी सिलाई बुनाई किसी राजा महाराजा के कपड़ों से कम नहीं थी। कांता त्यागी को लेकर खाने के लिए एक दूसरे कमरे में पहुंचा, जो कि कई मायनों में बहुत ही सुंदर था। लकड़ी की बनी हुई आलीशान कुर्सियां, ऊंची छत और लंबी चौड़ी मेज, जिस पर करीब 40 लोग एक साथ खाना खा सकते थे। इन सब चीजों से यह पता चल रहा था कि वह राजा महाराजाओं के समय का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा कमरा था। उस कमरे में चारों ओर कई जानवरों की कटी हुई मुंडियां लटकी हुई थीं। शेर, चीता, हाथी, हिरण, भालू, बहुत ही बड़े और इतने सुंदर नमूने कि त्यागी ने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे थे। वहां उस बड़ी सी मेज पर जनरल अकेले बैठा हुआ था। त्यागी जी, आप रेड वाइन पी कर देखिए। वाइन उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और त्यागी वहां मेज पर रखी सामग्री को ध्यान से देखने लगा। मेज पर बिछा हुआ सूती कपड़ा, चांदी और चीनी मिट्टी के बर्तन, क्रिस्टल से बने हुए वो वाइन के गिलास। वे दोनों श्रीलंकन चिकन करी खा रहे थे। चिकन को प्याज, टमाटर, हल्दी, मिर्च के साथ छोंककर और फिर नारियल के दूध के साथ गर्म कर कर बनाई गई करी। जनरल वासु ने माफी मांगने के अंदाज में कहा, हमने यहाँ पर हर जरूरतमंद सुविधा को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। आपको तो पता ही है कि हम आबादी वाली जगह से कितना दूर हैं। ये वाइन भी समुद्र में एक लंबा सफर तय करके लाई गई है। कहीं खराब तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, त्यागी ने नाना में अपना सर हिलाते हुए कहा। वह जनरल उसे एक बहुत ही सुलझा हुआ और हंसमुख इंसान लगा, लेकिन जनरल के बारे में एक छोटी सी बात थी जिसने त्यागी को परेशान किया हुआ था। जब भी त्यागी अपनी आंखें खाने की प्लेट से ऊपर उठाता, जनरल हमेशा उसी को देख रहा होता था, छिप छिप कर उसके बारे में जानना चाह रहा था। हो सकता है आपको ताज्जुब हुआ होगा कि मैं आपका नाम पहले से ही जानता था, लेकिन आपने देखा ना कि मैंने आपकी शिकारियों पर लिखी हर एक किताब पढ़ी है, चाहे वो अंग्रेजी में हो या फिर हिंदी में। त्यागी जी, जिंदगी में मेरा केवल एक ही शौक है और वो है शिकार करना। आपके यहाँ दीवारों पर कुछ शानदार मुंडियां लटकी हुई हैं, त्यागी गरम गरम चावल की खीर खाते हुए बोला। और वो जंगली भैंस, इतनी बड़ी खोपड़ी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। ओह, वो सच में बहुत ही जंगली जानवर था। उसने आप पर हमला किया क्या? अरे, उसने मुझे पेड़ पर उछाल दिया, मेरा सर फट गया था, लेकिन फिर आखिर में मैंने उसे पकड़ ही लिया।
मुझे हमेशा से ही लगता है कि जंगली भैंस इस खेल का सबसे खतरनाक जानवर है। एक पल के लिए जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके लाल लाल होठों पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। नहीं नहीं, आप गलत हैं। जंगली भैंस इस खेल का सबसे खतरनाक जानवर नहीं है। उसने वाइन का एक और घूंट पिया और फिर उसी अंदाज में बोलना जारी रखा। इस टापू पर मैं और भी खतरनाक जानवरों का शिकार करता हूं। क्या इस टापू पर और भी खतरनाक जानवर हैं? सबसे खतरनाक। क्या सच में है? नहीं नहीं, वास्तव में यहां पर नहीं होते। इस टापू पर कहीं से लाए जाते हैं। जनरल, आप ऐसा क्या लाते हो? टाइगर्स? कई सालों से टाइगर का शिकार करने में अब वो मजा नहीं आ रहा। उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब टाइगर में वो मजा ही नहीं रह गया। असल में कोई खतरा ही नहीं है। त्यागी जी, मैं सिर्फ खतरे के लिए जीता हूं।